हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। वार्म वेलकम टू यू। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है और कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हमने आप लोगों के लिए एक साइंस की बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराएंगे जहाँ से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को भी लास्ट तक अच्छे से देख लिया तो आपको रेलवे ग्रुप डी की हर शिफ्ट में इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो में और लेके आने वाला हूँ। वीडियो की PDF कैसे मिलेगी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कहाँ से आपको PDF डाउनलोड करनी है। हमने आज टॉपिक लिया है लाइट में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि ये कोई किरण है, यहाँ से आई, ये मिरर है, मिरर से टकराने के बाद इस तरीके से चली गई, ये जो है इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो इस रे को बोलते हैं आपतित किरण। इस रे को जो रिफ्लेक्ट होने के बाद निकली है उसके बोलते हैं परावर्तित किरण। तो नॉर्मल से आपतित किरण जो एंगल बनाती है उसे आई बोलते हैं, जो नॉर्मल से परावर्तित किरण एंगल बनाती है उसे स्मॉल r बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण अवलंब और परावर्तित किरण हमेशा एक ही तल में होते हैं। सेकंड लॉ है एंगल I और एंगल R, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इस सेकंड लॉ से 17 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, न्यूमेरिकल टाइप में, है ना। जैसे कि ये है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए टकराती है और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए, है ना। तो ये कोई समतल दर्पण है जैसा कि ये इस चित्र में दिखाया गया है। ये कोई इंसिडेंट रे यहाँ से आई, यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से चली गई। उसने बोला है कि ये किरण दर्पण से 20 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर दर्पण से 20 डिग्री का एंगल बनाएगी तो हम जानते हैं जो नॉर्मल है दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये 20 है तो ये 70 हो जाएगा। अगर ये 70 I 70 है तो R भी 70 हो जाएगा, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा? 70 70 140 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इस एंगल को बोला जाता है G, इसको बोला जाता है गैलेंसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। ठीक है, और अगर ये जो आपतित किरण यहाँ से आई है, अगर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके ना जाती तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जाती। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ना जाते हुए ये मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। मिरर की वजह से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से चली गई। तो अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई? तो इसको बोला जाता है डेल्टा विचलन कोण। क्या बोला जाता है? डेल्टा विचलन कोण। आपको याद रखना है कि डेल्टा बराबर होता है 2G। क्या होता है? 2G। ठीक है, और I प्लस R प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नोट पॉइंट की हम बात करते हैं। नोट पॉइंट में क्या है? जब हम दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमेगी। वो थीटा की वैल्यू देता है, बोलता है दर्पण को 20 डिग्री के एंगल पर अगर घुमा दिया जाए तो बताइए परावर्तित किरण कितने डिग्री एंगल पर घूमेगी। तो अगर 20 डिग्री पे हम दर्पण को घुमाएंगे तो जो किरण है वो 40 डिग्री पर घूम जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? अगर 2 दर्पण हैं इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, अगर एक आपतित किरण आई मिरर से टकराने के बाद इस पे फिर टकराएगी और यहाँ से फिर जाएगी, है ना। तो आपतित किरण और इस किरण को बोलते हैं इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और इमर्जेंट रे, निर्गत किरण आपस में समांतर होती हैं। कब होती हैं? जब दोनों समतल दर्पण 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, है ना। अगर दोनों समतल दर्पण के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा तो क्या होगा? एक दर्पण के समांतर आपतित किरण आएगी इस तरीके से और टकराने के बाद जो निर्गत किरण निकलेगी वो दूसरे दर्पण के समांतर निकलेगी। आप देखिए ये किरण इस दर्पण के समांतर है और ये किरण इस दर्पण के समांतर है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है और पार्श्व रूप से उल्टा बनाता है। पार्श्व रूप से उल्टा बनाने का मतलब क्या है कि राइट हमें लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट हमें राइट में दिखेगा। तो जो सीधे प्रतिबिंब हैं वो कैसे होते हैं? आभासी होते हैं, यानी कि उन्हें पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। एक होते हैं उल्टे प्रतिबिंब, वो रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, जिन्हें पर्दे पर बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं,
वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण में बराबर होती है। अगर हम किसी समतल दर्पण की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चलेंगे तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा, लेकिन हमें सापेक्ष गति की वजह से ऐसा प्रतीत होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दोगुनी स्पीड से चल रहा है, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की जो पावर है वो 0 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या वो पूछ लेता है। तो हमें याद रखना है कि अगर सिमेट्रिक केस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है, कि केस सिमेट्रिक केस है या असिमेट्रिक केस है। सिमेट्रिक केस यानी कि थीटा को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक केस है तो जो प्रतिबिंब की संख्या निकल के आएगी वो ऑड नंबर भी आंसर होगी और इवन नंबर भी आंसर होगी। लेकिन अगर सिमेट्रिक केस नहीं है तो क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, 360 अपॉन थीटा से आंसर निकाल लेंगे। अगर ऑड है तो हमारा आंसर वही सही होगा, अगर ऑड नहीं है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा ऑड आंसर आ जाएगा। यानी कि असिमेट्रिक केस में हमें ऑड आंसर लाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बाथरूम मिरर में और सेविंग मिरर में किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए। इसमें इस तरीके से यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है, यहाँ पे दर्पण लगा होता है, यहाँ से कोई रे आती है, इससे इस दर्पण पर टकराती है और यहाँ से हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए या किसी दीवार से बाहर देखने के लिए सैनिक वगैरह यूज़ करते हैं। और कैलिआइडोस्कोप में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ठीक है, इसके 2 केस होते हैं। 2 केस कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देखिए। ठीक है, एक है रेयर माध्यम, विरल माध्यम, और एक है सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब भी किरण रेयर से डेंसर में जाएगी यानी कि एयर से वाटर में जाएगी तो जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि जो आई है वो ज़्यादा होगा, आर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या है, जब सघन माध्यम से लाइट विरल माध्यम में जाती है यानी कि आई कम होगा और आर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि विरल माध्यम का मतलब क्या है, खुला खुला एरिया। जब हम मार्केट से किसी खाली रोड पर चलते हैं तो हमारी स्पीड अब ऑटोमेटिक बढ़ जाती है ना। तो वही यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, जब हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड लाइट की कम हो जाएगी और लाइट नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी कि जो आई होगा वो आर से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी तो लाइट नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, यानी कि जो आई है वो कम हो जाएगा आर से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका रंग नहीं बदलता है और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। अधिकतम गति केवल प्रकाश की ही है, कोई भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता। नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 2.99792458 मीटर पर सेकंड। इसी को हम बोलते हैं 3 × 10 की पावर मीटर पर सेकंड। इसी को बोला जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जो लाइट है वो वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, एयर में उससे कम तेज चलती है, लिक्विड में उससे कम तेज चलती है, सॉलिड में और कम तेज चलती है। सॉलिड में तभी चलेगी फ्रेंड जब सॉलिड कैसा होगा, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वरना सॉलिड में लाइट ट्रेवल नहीं करेगी, है ना। जो प्रकाश का रंग है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के, अपवर्तन के नियम के। तो इसके भी 2 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण हमेशा एक ही तल में होते हैं। देखिए सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है म्यू। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जहाँ से लाइट जा रही है उसको हम n1 मानेंगे, जहाँ लाइट पहुँच रही है उसको हम n2 मानेंगे। आई वो आपको देगा, कोई भी एक एंगल देगा और दूसरा एंगल आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ से 18 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एक न्यूमेरिकल का, वो आपको देख लेना। अगर मैं अपवर्तनांक की बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, एयर का 1.0029 लगभग 1 के बराबर होता है, वाटर का 1.33 या इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं, कांच का होता है 1.5, हीरे का होता है 2.42। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस वस्तु में प्रकाश की गति उतने गुना कम हो जाएगी। यानी कि अगर कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है
तो कांच में प्रकाश की गति निर्वात की अपेक्षा 1.5 गुना कम हो जाएगी, है ना, यानी कि कांच में प्रकाश की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उदाहरण की। तो अपवर्तन के उदाहरण याद करने की एक ट्रिक है, जब भी किसी वस्तु की अवस्था में या स्थिति में परिवर्तन दिखे तो आंसर रिफ्रैक्शन अपवर्तन होगा। यानी कि देखिए, पानी से भरी बाल्टी या बीकर का कम गहरा दिखना, इसका मतलब क्या है कि जो बाल्टी है वो गहरी है लेकिन हमें कम गहरी दिख रही है, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पानी से भरी बाल्टी में छड़ का मुड़ा हुआ दिखना, यानी कि जो छड़ है वो सीधी है लेकिन हमें मुड़ी हुई दिख रही है, प्रतीत हो रही है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन दिख रहा है ना। तो ऐसे कोई भी अवस्था में परिवर्तन दिखे या स्थिति में परिवर्तन दिखे तो उसका आंसर हमेशा अपवर्तन ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। पानी से भरी बाल्टी में सिक्के या किसी वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखना, ठीक है, किसी अक्षर के ऊपर कांच रखने पर अक्षर मोटा दिखना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सूर्य उगने से 2 मिनट पहले और छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए और ला सकूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, HI/HO। HI है प्रतिबिंब की ऊंचाई और HO है दर्पण की ऊंचाई, है ना। तो यहाँ से हमारा आवर्धन क्षमता निकल के आती है। फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझिए। m = 3, प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा। m = 2 यानी कि प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा। m = 1 यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु बराबर बनेंगे। m +, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। m - इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ m = -2 तो इसका मतलब क्या है, माइनस से मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 2 से मतलब है कि प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं m = +3, इसका मतलब क्या है कि प्लस का मतलब सीधा बनेगा और 3 का मतलब 3 गुना बड़ा बनेगा। तो +3 का मतलब क्या है कि सीधा और 3 गुना बड़ा बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि m = 0.5 है तो प्रतिबिंब वस्तु से कितना बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, आधा बनेगा। ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा जा चुका है। और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, +1 होती है, यानी कि जो दर्पण है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। फ्रेंड, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, 20 से 25 मिनट की हो जाए, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस एक वीडियो से ग्रुप डी की हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ आपको ना बताऊं और जिससे आपका क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, TIR की जो कंडीशन है वो पूछी जाती हैं हमसे कि TIR बनने की कंडीशन क्या होती हैं। तो आपको याद रखना है, TIR हमेशा डर में बनता है। डर का मतलब क्या है कि हमेशा लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तभी TIR की घटना होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल I है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होती हैं। देखिए, जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण I को क्रांतिक कोण बोलते हैं, यानी कि जो R की वैल्यू है वो 90 हो जाए, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पहुँच जाए। कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अगर मैं और आपतित किरण को और डाउन करूँगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस कंडीशन में यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो TIR में होता क्या है कि हम रिफ्लेक्टेड रे को उसी माध्यम में वापस लाते हैं, उसी को हम TIR बोलते हैं। देखिए, जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब TIR की घटना होती है। जब हम रिफ्लेक्टेड रे को 100% वापस उसी माध्यम में लेकर आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। हीरे का या टूटे हुए कांच का चमकना, ये TIR का एग्जाम्पल है। मृग मरीच का बनना या तृष्णा का बनना, आपने देखा होगा जब हम हाईवे पे जाते हैं और धूप होती है तो हम थोड़ी दूरी पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी दूरी पर पानी भरा हुआ है, लेकिन हम वहाँ जाके देखते हैं तो हम पानी हमें नहीं दिखता है। इसी को बोलते हैं मृग मरीच का। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी TIR का एग्जाम्पल है। इसके जनक पूछे जाते हैं, नरेंद्र कपाड़ी इसके जनक थे। ठीक है, एंडोस्कोपी
में भी TIR का यूज़ होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज होता है। एंडोस्कोपी क्या होती है? शरीर के आंतरिक भागों की जांच होती है। इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर की एक नली होती है जिसके आगे सिरे पर कैमरा लगा देते हैं और उसको शरीर के अंदर भेजकर हम शरीर के अंदर के आंतरिक भागों की जाँच करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं इसके लिए सबसे अच्छा आंसर है वो TIR है। हम अगर TIR ऑप्शन में है तो हम उसको सही करेंगे। अगर TIR प्लस रिफ्रैक्शन ऑप्शन में है तो ये हमारा सबसे अच्छा आंसर होगा, तो हम इसको चॉइस करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर ऑप्शन में नहीं है तो हम रिफ्रैक्शन को भी चुन सकते हैं इन सभी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन में परावर्तन के नियम मान्य नहीं होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है? प्रकाश का फैलना। ठीक है, हम जानते हैं जो सफ़ेद प्रकाश है या सनलाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है जिसको हम बोलते हैं विवगौर। ये याद करने की ट्रिक है। B फॉर वॉयलेट, E फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, इस तरीके से 7 कलर होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है, जो रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसा कि हमने देखा है जो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू ये तीनों ही ब्लू रंग की कॉम्बिनेशन है, तो ब्लू रंग हम इसको मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो अधिकतम है और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है। जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम स्कैटर होता है, उतना ही कम प्रकीर्णन होता है, उतना ही कम फैलता है। यानी कि जो रेड कलर है वो कम फैलता है और जो ब्लू कलर है यानी कि वॉयलेट कलर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग। याद करने की ट्रिक क्या है? बड़ी और प्राकृतिक वस्तुएं के जो रंग होते हैं वो प्रकीर्णन की वजह से ही होते हैं। जैसे कि आकाश का नीला रंग दिखाई देना। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब सनलाइट आती है तो उसमें नीला जो प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है, इसीलिए हमें जो स्काई है, आकाश है, वो नीला दिखाई देता है। धुएँ, कोहरे और बादलों का सफ़ेद रंग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी स्कैटरिंग है क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, हम जानते हैं कि लाल रंग कम फैलता है तो लाल रंग ही हमें दिखाई देता है, बाकी कलर सारे फैल जाते हैं। इसीलिए हमें जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो हमें सूर्य के आसपास लाल रंग ही ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र का नीला दिखाई देना ये भी स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। देखिए आगे हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ये किसी किरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी किरण इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं क्रस्ट, सुरंग, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं ट्रफ और गर्त। तो दो क्रमागत सुरंगों और गर्तों के बीच की दूरी को लैम्डा कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट एक तो मीटर होती है और एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको इस तरीके से हम शो करते हैं। ये एंगस्ट्रॉम का साइन है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। देखिए आगे बात करते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? अधिक होती है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, जबकि हमें अर्थ से जब देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में सनलाइट नहीं होती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पे नहीं होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग छोड़कर सभी रंग क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है जो नारंगी कलर का होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, नारंगी कलर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नारंगी कलर रेड कलर के बिल्कुल पास में है, तो नारंगी कलर की वेवलेंथ भी अधिक होती है और नारंगी कलर भी हमें अच्छे से दिख जाता है क्योंकि वो भी फैलता नहीं है। ठीक है, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अधिक सुग्राही रंग जो होता है वो पीला होता है और हरा होता है। सबसे अच्छे रंग जो हमारी आंखों को लगते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जो स्कूल बसें वगैरह होती हैं पीले रंग की बनाई जाती हैं। और आप किसी अगर हॉस्पिटल में गए हैं तो आपने वहाँ देखा होगा ज़्यादातर जो पेंटिंग हो रखी होगी वो ग्रीन कलर की हो रखी होगी, हरे रंग की हो रखी होगी, और वहाँ पर जो पर्दे यूज़ किए जाते हैं वो भी हरे रंग के ही यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि आँखों में कोई प्रॉब्लम ना हो और मरीजों को थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, मैंने बताया जैसे कि कितनी होती है? 780 नैनोमीटर। और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? 390 नैनोमीटर। और इसी को दृश्य प्रकाश बोला जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होती है, तो 390 से लेके 780 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सफ़ेद रंग का 7 रंगों में टूट जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रिज्म है। प्रिज्म पे जब हम सनलाइट डालेंगे या वाइट लाइट डालेंगे तो प्रिज्म सनलाइट को 7 अलग अलग रंगों में तोड़ देगा। ठीक है,
ये जो लाइट है सनलाइट इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरीके से ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गई और 7 रंगों में टूट गई, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो रंग विचलित हुआ है वो हुआ है वॉयलेट, और सबसे कम रंग जो विचलित हुआ है वो हुआ है रेड। तो रेड कलर का विचलन कोण सबसे कम होता है और वॉयलेट कलर का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, ठीक है। सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग और सबसे कम विचलन लाल रंग, रेड कलर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेनबो की, इंद्रधनुष की। तो इंद्रधनुष 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंद्रधनुष और एक होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी रेनबो की बात करूं, प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करूं, तो ये अधिक चमकदार होता है, 100% चमकदार होता है। ऊपर रेड कलर होता है, नीचे वॉयलेट कलर होता है। जो रेड कलर का एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, वॉयलेट कलर का एंगल होता है वो 40 डिग्री होता है। इसमें रिफ्रैक्शन अपवर्तन की क्रिया 2 बार होती है और TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया 1 बार होती है, ठीक है, प्राइमरी रेनबो में। अगर मैं सेकेंडरी रेनबो की बात करूं तो ये कम चमकदार होता है, ओनली 10% चमकदार होता है। इसमें ऊपर वॉयलेट कलर होता है और नीचे रेड कलर होता है, ठीक है। तो जो वॉयलेट कलर का एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है और रेड कलर का एंगल होता है वो 50 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन की क्रिया 2 बार होती है और TIR की क्रिया भी 2 बार होती है। आगे हम बात करते हैं, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। दिन के ठीक 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अगर वो हमसे रेनबो बनने के कारण पूछता है, इंद्रधनुष बनने के कारण पूछता है, तो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फर्स्ट प्रेफरेंस पे हम इसको रखेंगे। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष के रंग किसकी कारण दिखते हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे TIR को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। अगर पूछ ले जाए रेनबो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, किसके कारण बनता है, तो TIR की घटना के कारण ही हमारा जो इंद्रधनुष है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस देंगे हम रिफ्रैक्शन को, अपवर्तन को। अगर डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी ऑप्शन में नहीं है, TIR भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन आंसर हमारा सही होगा। अगर ये तीनों ऑप्शन में है तो सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमारा सबसे अच्छा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यतिकरण की, इंटरफ्रेंस की। एग्जाम्पल देखिए इसके, तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना, मोर के पंखों में रंगों का दिखना, साबुन के पानी के बुलबुलों में रंगों का दिखना। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये तीनों एग्जाम्पल के लिए जो आंसर हमारा होगा वो होगा इंटरफ्रेंस व्यतिकरण। अगर ऑप्शन में इंटरफ्रेंस व्यतिकरण नहीं होगा तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस हम रिफ्रैक्शन को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, CD और DVD में रंगों का दिखाई देना, हॉलोग्राम में रंगों का दिखाई देना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल के लिए अगर डिफ्रैक्शन ऑप्शन में है तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन है तब भी हम डिफ्रैक्शन को चुनेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस पे। अगर डिफ्रैक्शन नहीं है, विवर्तन नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और हमें बताइए इस वीडियो में और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैं इस वीडियो की PDF एज इट इज अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाए। मैं ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूं, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।